In today's video, I'm going to talk about transgenic animals. Now, transgenic animals को बनाने का जो टेक्निक होता है उसको ट्रांसजेनेसिस या फिर ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इन एनिमल्स को ट्रांसजेनेसिक एनिमल्स के अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनिमल्स भी आ सकता है, प्लांट्स भी आ सकता है। अगर वो प्लांट्स है तो उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी कहते हैं। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये वर्ड हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज़्म का जो जेनेटिक कंपोज़िशन है अगर हम उसको अल्टर कर रहे हैं या फिर हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे कोई दूसरा डीएनए वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो उसका खुद का नहीं है। यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज़्म से अगर हम कोई जीन या डीएनए किसी दूसरे ऑर्गेनिज़्म के अंदर डालते हैं तो वो ऑर्गेनिज़्म चेंज हो जाता है और उसको हम अब ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे। तो जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है उस उन जीन्स को एक्सोजीनस डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए या फिर ट्रांसजीन कहा जाता है। नाउ ये प्रोसेस अब देखते हैं कि इस प्रोसेस में एग्ज़ैक्टली होता क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फीमेल माउस और एक मेल माउस बनाया है। तो सबसे पहले एक फीमेल माउस, एक नॉर्मल फीमेल माउस और एक नॉर्मल मेल माउस के बीच में मीटिंग होगा। अब मीटिंग होने की वज़ह से जो मेल माउस है, दैट मेल माउस विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम गैमेट्स। तो यहाँ पे ये जो मेल माउस है वो स्पर्म बनाएगा और वो स्पर्म जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर एंड देन फीमेल के अंदर ये जो स्पर्म जाने की वज़ह से वहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो है फर्टिलाइज़ेशन। सो देयर विल बी फर्टिलाइज़ेशन ऑफ द ओवम। सो ओवम फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद क्या किया जाता है कि ये जो इनके अंदर जो ओवम होता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओवम एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इस सिचुएशन में होता है कि यहाँ पे अभी 2 प्रोन्यूक्लियस प्रेज़ेंट है क्योंकि एक मेल से आया हुआ प्रोन्यूक्लियस है, दूसरा वाला फीमेल से आया हुआ प्रोन्यूक्लियस है। मेल से आया हुआ जो प्रोन्यूक्लियस है वो ज़्यादातर साइज़ में बड़ा होता है। सो ये जो बड़ा वाला है ये हो गया मेल प्रोन्यूक्लियस और जो छोटा वाला है दिस वन इज़ द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। नाउ ये जो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस है इसमें से जो मेल वाला प्रोन्यूक्लियस है, उस प्रोन्यूक्लियस के अंदर वी विल ऐड आवर ट्रांसजीन। उसके अंदर जो ट्रांसजीन है उसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे। सो यहाँ से ट्रांसजीन भी इसी के अंदर चला जाएगा। नाउ ट्रांसजीन या फिर हम इसको फॉरेन डीएनए या फिर एक्सोजीनस डीएनए बोलते हैं। ये बेसिकली वो वाला डीएनए है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो वाला जीन जो है इस माउस के अंदर या फिर इस माउस के जो बच्चे होंगे, मतलब ये जो ओवरी है वो डेवलप करके जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके अंदर वो प्रेज़ेंट हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर वो जो जीन है वो डाल देंगे। डाल देने के बाद वी विल गेट दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। अब यहाँ पे ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ द फर्टिलाइज्ड ओवम। सो ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, अब इस फर्टिलाइज्ड ओवम के अंदर मेरा जो ट्रांसजीन है वो अब इसके अंदर चला गया। जाने के बाद ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है इसका हम करेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन करने का मतलब ये तो होता है ये है कि ये जो ओवम है, ये जो फर्टिलाइज़्ड ओवम है, अब हम इस फर्टिलाइज़्ड ओवम को एक फीमेल माउस के अंदर, एक फीमेल माउस के अंदर हम लोग इस ओवम को डाल देंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन होने के बाद ये जो फीमेल प्रेग्नेंट माउस है, आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट, शी विल गिव बर्थ एंड शी विल गिव बर्थ टू द टोटल नंबर ऑफ एम्ब्रियोज़ जो उसके बॉडी में है, उतने ही उसके बच्चे होंगे एंड इट विल टेक्स, इन केस ऑफ माउस, इट टेक्स ऑलमोस्ट 8 वीक्स। So about 8 weeks of time, this mouse will give birth to new pups. तो यहाँ पे जो न्यू पप्स आएंगे या फिर जो पैदा होंगे आफ्टर द टाइम ऑफ 8 वीक्स, इन पप्स में से देयर विल बी सम पप्स दैट विल बी जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो है जिसके अंदर मेरा ट्रांसजीन चला गया था, उस एम्ब्रियो से जो बच्चा होगा या फिर जो नया पप माउस बनेगा, दैट माउस विल बी ट्रांसजेनिक। सो ये हो गया मेरा ट्रांसजेनिक लाइन, और जो बाकी के 2 है वो ट्रांसजेनिक नहीं है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे ये स्टडी करना होता है कि एग्ज़ैक्टली कौन-सा वाला माउस ट्रांसजेनिक है या नहीं है, वो जानने के लिए इन ऑर्गेनिज़्म से या फिर ये जो बचे हुए न्यूली फ़ॉर्म्ड ऑफ़स्प्रिंग, इन ऑफ़स्प्रिंग में से डीएनए लिया जाएगा एंड फिर उस डीएनए का टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये ट्रांसजीन प्रेज़ेंट है या नहीं है। अगर ट्रांसजीन प्रेज़ेंट नहीं है, तो ऐसे माउस को हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रांसजेनिक। और अगर मेरा ट्रांसजीन अंदर चला गया, तो ऐसे माउस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसजेनिक माउस, ट्रांसजेनिक फाउंडर भी बोल सकते हैं या फिर ट्रांसजेनिक लाइन भी बोल सकते हैं। सो ये हो गए मेरे बेसिक स्टेप्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ट्रांसजेनिक माइस। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसजेनिक माइस बनाने के लिए क्या-क्या प्रोसेस है।
सबसे पहले जो प्रोसेस है वो होता है कि एक क्लोन्ड जीन को इंसर्ट किया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, एंड देन उसको इम्प्लांटेशन किया जाता है। उसके बाद सम ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे जो कि कैरी करेंगे क्लोन्ड जीन या फिर ट्रांसजीन। अगर वो क्लोन जीन वहाँ पे प्रेज़ेंट होता है तो हमें नेक्स्ट चेक करना होता है कि वो जर्म लाइन में प्रेज़ेंट है या नहीं। अगर वो जर्म लाइन में प्रेज़ेंट है, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज़्म ट्रांसजेनिक हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे 2 माउस का पिक्चर दिया हुआ है, एक बड़ा है साइज़ में, एक छोटा है साइज़ में। जो छोटा वाला माउस है वो एक नॉर्मल माउस है। इस तरफ जो माउस है ये एक नॉर्मल माउस है, और दूसरी तरफ जो माउस है वो एक्चुअली एक सुपर माउस है। सुपर माउस मतलब ये एक ऐसा माउस है जिसके अंदर ट्रांसजीन डाला गया है, और यहाँ पे जो ट्रांसजीन यूज़ किया गया है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन। तो क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन है तो इसलिए इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है, बिकॉज़ इसके अंदर ट्रांसजीन है। तो इस केस में जो लेफ्ट वाला माउस है वो नॉन ट्रांसजेनिक है या फिर नॉर्मल माउस है, और जो राइट वाला माउस है, राइट की तरफ जो माउस दिखाई दे रहा है वो है ट्रांसजेनिक माइस। ये एक एग्ज़ाम्पल है ट्रांसजेनेसिस का। तो ट्रांसजेनेटिक टेक्नोलॉजी में जिस चीज़ को हम लोग डालते हैं, उसको हम लोग ट्रांसजीन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसजीन का कंपोज़िशन क्या होता है। ट्रांसजीन में बेसिकली 3 चीज़ प्रेज़ेंट होता है। वन इज़ द प्रमोटर, सेकंड इज़ द स्ट्रक्चरल जीन, अनदर वन इज़ द एंड द लास्ट वन इज़ द टर्मिनेशन सीक्वेंस। प्रमोटर, तो हर एक जीन के आगे एक प्रमोटर होगा। ये जो प्रमोटर है वो हेल्प करेगा कि पीछे इसके पीछे जो स्ट्रक्चरल जीन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे। ये वाला पार्ट हो गया मेरा स्ट्रक्चरल जीन। एंड जो टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर में यहाँ पे पॉली ए टेल प्रेज़ेंट होता है, मतलब बहुत सारा ए प्रेज़ेंट होता है। ओके? इसकी वज़ह से इसको थोड़ा प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, पॉली ए टेल प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? जो कि इसको टर्मिनेट करने में हेल्प करेगा। ये हो गया मेरा ट्रांसजीन, और साथ में यहाँ पे एक टर्मिनेटर सीक्वेंस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो जीन कौन से एरिया में प्रेज़ेंट है, बट मेनली इसमें प्रमोटर और एक स्ट्रक्चरल जीन होता है। उसके बाद मेथड ऑफ ट्रांसजीन इंटीग्रेशन। ट्रांसजीन को इंटीग्रेट करने के क्या-क्या मेथड्स हैं? मतलब ट्रांसजीन को हम लोग ऑर्गेनिज़्म के अंदर डालेंगे कैसे? तो उसके लिए मेनली यहाँ पे 3 टेक्निक्स मैंने मेंशन किया है। फर्स्ट वाला है रेट्रोवायरल वेक्टर टेक्निक, दूसरा वाला है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, एंड थर्ड वन इज़ द इंजीनियर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल टेक्निक। तो एक-एक करके हम तीनों जो टेक्निक है उसको डिस्कस करेंगे। पहला वाला टेक्निक है द रेट्रोवायरल टेक्निक। रेट्रोवायरल टेक्निक में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक रेट्रोवायरस यूज़ होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें देयर इज़ अ डोनर फीमेल। इसको डोनर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वाला जो फीमेल माउस है वो अपना एग्स डोनेट करने वाली है, इट्स इज़ कॉल्ड एज़ डोनर फीमेल। डोनर फीमेल में सबसे पहले तो इसका फर्टिलाइज़ेशन होगा। दिस माउस विल मेट विथ अनदर मेल माउस, एंड फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद विल कलेक्ट द एग। ये जो एग है वो या अभी इसको एग तो नहीं बोलेंगे, अब एम्ब्रियो है क्योंकि फर्टिलाइज़ेशन हो चुका है। तो फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद जब इसमें 8 सेल एम्ब्रियो हो जाते हैं या फिर 8 जो ब्लास्टोमियर्स इसमें प्रेज़ेंट होते हैं, उस स्टेज में जाकर के हम वहाँ पे उसको एक रेट्रोवायरस के साथ अ, इंजेक्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, रेट्रोवायरस के अंदर जो ट्रांसजीन प्रेज़ेंट है वो ट्रांसजीन भी इसके अंदर चला जाएगा, एंड देन उसके बाद होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद यही वाला जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करेगा, एंड वहाँ से हमें कुछ ट्रांसजेनिक फाउंडर मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें टेस्ट करना पड़ेगा डीएनए कि अगर जीन प्रेज़ेंट है, ट्रांसजीन प्रेज़ेंट है, इसका मतलब दैट एनिमल ट्रांसजेनिक है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जो रेट्रोवायरस है, क्योंकि रेट्रोवायरस के अंदर आरएनए प्रेज़ेंट होता है। रेट्रोवायरस के अंदर जो आरएनए प्रेज़ेंट होगा वो आरएनए करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ और वो डीएनए बनाएगा। उसके बाद जो है वो डीएनए जाकर के इंसर्ट होता है होस्ट सेल के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था, इसके अंदर रेट्रोवायरस के अंदर जो ये प्रेज़ेंट है वो एक्चुअली आरएनए है। आरएनए जब अंदर चला जाएगा इस एम्ब्रियो के अंदर, तो वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ काम करेगा और ये डीएनए में कन्वर्ट होगा, एंड देन ओनली इट कैन गेट इंटीग्रेटेड इन द होस्ट जीनोम, क्योंकि वो जो होस्ट जीनोम है वो तो ऑलरेडी डीएनए है, तो वहाँ पे आरएनए इंसर्ट नहीं हो सकता, वहाँ पे डीएनए ही इंसर्ट होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रेट्रोवायरस यूज़ करते हैं, क्योंकि रेट्रोवायरस यूज़ करने से हम लोग डायरेक्टली जेनेटिक मटीरियल को किसी ऑर्गेनिज़्म में लाइक इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब एडवांटेज में ये है कि जब हम लोग रेट्रोवायरस यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करने से हम लोग डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग दोनों तरीके के सेल्स को सेल्स के अंदर हम लोग ट्रांसजीन को इंसर्ट कर सकते हैं। वो न्यूरोनल सेल्स हो सकता है, मस्कुलर सेल्स होता है, जो कि नॉर्मली डिवाइड नहीं होता, उन 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 सेल्स के अंदर भी हम लोग ट्रांसजीन डाल सकते हैं। लेकिन
इनके कुछ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, उसमें से ये एक हो गया कि ये जो ट्रांसजीन है, उसका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए क्योंकि रेट्रोवायरस का ऑलरेडी इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। ऊपर से क्योंकि हम वायरस यूज़ कर रहे हैं, तो वायरस का ये जो जेनेटिक मटीरियल है वो भी अंदर चला जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन हो सकता है। अगर कंटामिनेशन हो रहा है, तो अगर हम बाद में वो जो ऑर्गेनिज़्म है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनेगा यहाँ से, उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम इस प्रोसेस को डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फूड प्रोडक्ट है, वो ह्यूमन कंज़म्पशन के लिए सही नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे वायरल कंटामिनेशन भी प्रेज़ेंट रहेगा। एंड कुछ और डिसएडवांटेजेस में ये आता है कि अगेन यहाँ पे जीन साइलेंसिंग होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये जो ट्रांसजीन हमने इतना मेहनत करके इंसर्ट किया है, हो सकता है वो साइलेंट हो जाए। सो ये हो गया कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और इसका एक एग्जांपल हो गया लेंटिवायरस। सो ये हो गए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द रेट्रोवायरल टेक्निक। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है द डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। नाउ डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में क्या किया जाता है? डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले तो एक डोनर फीमेल माइस लिया जाता है। अब डोनर फीमेल माइस के बॉडी के अंदर सपोज ये हो गया मेरा डोनर फीमेल माइस, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक इंजेक्शन पुश करेंगे। ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन डाला जा रहा है एक प्रेग्नेंट मेयर के सीरम का। नाउ मेयर मतलब इट्स अ फीमेल फॉर्म ऑफ हॉर्स। तो ये जो मेयर का सीरम डाल रहे हैं, ये मेयर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो इसका मतलब उसका जो सीरम है उसके अंदर ऑलरेडी एक प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स प्रेजेंट है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, वही हार्मोन्स इन माउस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये माउस के अंदर प्रेग्नेंट एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हार्मोन्स प्रेजेंट होता है वो चला जाएगा। तो इसके बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगेंगे जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें वेट करना है फॉर 48 आवर्स। तो 48 आवर्स तक वेट करने के बाद उसी फीमेल माइस के बॉडी के अंदर हम लोग दोबारा सेकंड इंजेक्शन करेंगे। सो जो सेकंड वाला इंजेक्शन है, सेकंड इंजेक्शन में हम लोग ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन डालते हैं। नाउ ये कौन-सा हार्मोन है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि अगेन ह्यूमन्स के केस में प्रेग्नेंट ह्यूमन्स के बॉडी में रिलीज़ होता है एंड ये चीज़ रिलीज़ होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा। सो अगेन ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि सिर्फ प्रेग्नेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाता है। सो आफ्टर 48 आवर्स उसी फीमेल माइस के बॉडी में हम लोग ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इंसर्ट करते हैं। ठीक है? इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद ये जो फीमेल माइस है, उसके बाद ये हो जाती है सुपर ओव्यूलेटेड माइस। सुपर ओव्यूलेटेड माइस का मतलब ये है कि ये जो माइस है, ये अभी क्या करेगा, एक नॉर्मल माइस यूजुअली 5 टू 10 एग्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन क्योंकि अभी ये सुपर ओव्यूलेटरी माउस हो गया, तो ये माउस अभी यहाँ पे प्रोड्यूस करने लगेगी 35 एग्स। अब नॉर्मली 5 टू 10 होता है बिकॉज़ ऑफ दिस इंजेक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो अब ये प्रोड्यूस करेगी 35 माउस। तो ये वाली जो फीमेल हो गई, वो हो गई एक सुपर ओव्यूलेटेड माउस। नाउ ये जो सुपर ओव्यूलेटेड माउस है, इस माउस को उसके बाद फर्टिलाइज़ किया जाएगा और फर्टिलाइज़ करने के लिए दिस माउस विल मेट विद दिस पर्टिकुलर मेल। सो मेल के बॉडी से आएगा स्पर्म, है ना? तो स्पर्म आ जाएगा और फीमेल के बॉडी से हमें मिला एग्स। कितने एग्स मिले? हमें 35 एग्स मिले। तो इसके मिलने के बाद अभी इन दोनों ऑर्गेनिज़म्स के बीच में ये जो सुपर ओव्यूलेटेड माउस है और एक नॉर्मल मेल है, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइज़ेशन किया जाएगा। तो फर्टिलाइज़ेशन करने के बाद ये आ गया एग और ये आ गया स्पर्म। सो स्पर्म और एग के फ्यूजन के बाद मतलब फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद वी विल गेट अ फर्टिलाइज्ड एग। नाउ ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, अगेन इस फर्टिलाइज्ड के अंदर 2 प्रोन्यूक्लियस प्रेज़ेंट है। एक हो गया फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दूसरा होगा मेल प्रोन्यूक्लियस और ये हो गया मेरा fertilized egg. So I'll just write it out. So this one is the male pronucleus and this one is the female pronucleus. तो अभी ये मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस अंदर आ गया, तो अभी ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, इस फर्टिलाइज्ड एग को उसके बाद यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। नाउ फर्टिलाइज्ड एग को कलेक्ट करने के लिए यही जो फीमेल है, उस फीमेल माइस को, ये जो प्रेग्नेंट माइस है क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन हो गया है तो शी विल स्टार्ट गेटिंग प्रेग्नेंट। सो ये जो प्रेग्नेंट माइस है,
इनको किल किया जाएगा या फिर सैक्रिफाइस किया जाएगा। अब सैक्रिफाइस कैसे किया जाता है? इनको इस तरीके से सैक्रिफाइस किया जाता है कि ये ज़्यादा सफ़र ना करें, क्योंकि इनके बॉडी का सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो यूजुअली सर्वाइकल डिसलोकेशन का मेथड यूज़ किया जाता है सो दैट दे डाई वेरी, वेरी क्विकली। सो आफ्टर सैक्रिफाइसिंग द माउस, तो इनका डिसेक्शन किया जाता है और डिसेक्शन करने के बाद यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं ओविडक्ट। क्योंकि जो फर्टिलाइज़ेशन का प्रोसेस है वो ओविडक्ट में होता है, स्पेसिफिकली जो फैलोपियन ट्यूब है उसका एम्प्यूलर रीजन में होता है। तो एनीवे ये जो ओविडक्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है और ओविडक्ट को कलेक्ट करने के बाद इस ओविडक्ट को फ्लश किया जाता है। मतलब यहाँ से हम लोग सलाइन डालते हैं और सलाइन डालने की वज़ह से ये जो ओविडक्ट है वहाँ से फ्लश हो जाता है एंड देन जो सारे फर्टिलाइज़्ड एग है वो बाहर आ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्टिलाइज़्ड एग है वो हम लोग कलेक्ट कर देंगे। ओके? सो ये सब हो गया कलेक्ट। सो ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स है, दीज फर्टिलाइज्ड एग्स आर नाउ कलेक्टेड। सो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इंसर्ट किया है कि एग्जैक्टली किस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है। ये है एक माइक्रोपिपेट जो कि यूज किया जा रहा है, यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है जिसके अंदर एक ट्रांसजीन है जो कि इंसर्ट किया जाएगा स्मॉल प्रो न्यूक्लियस में। अच्छा, सो यहाँ पे हमें मिला 25 से लेकर के 40 एग्स। ये सब कैसे एग्स है? ये सब फर्टिलाइज्ड एग्स है। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स है ये हमें अब मिल गया। तो इसके बाद यहाँ पे इन फर्टिलाइज्ड एग्स के अंदर माइक्रो इंजेक्शन का टेक्निक होगा जो कि होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। और माइक्रो इंजेक्शन का टेक्निक कुछ इस तरीके से होता है, एक बड़ा पिपेट आएगा, यहाँ इसको होल्ड करने के लिए आएगा, दिस वन इज दी होल्डिंग पिपेट। इस होल्डिंग पिपेट से वैक्यूम की मदद से, यहाँ पे वैक्यूम की वजह से इस एग को ये होल्ड करेगा और होल्ड करने के बाद बाय यूजिंग दिस सिरिंज, ये सिरिंज का टिप है, तो इस सिरिंज को टिप यूज करके यहाँ पे हम लोग माइक्रो पिपेट है, ये माइक्रो पिपेट से इसको होल्ड करके देन इसके अंदर ट्रांसजीन प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। एंड ये सब कुछ होता है अंडर द माइक्रोस्कोप। सो अंडर द माइक्रोस्कोप वी विल डू दिस फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग। सो ये है फर्टिलाइज्ड एग जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग जो ट्रांसजीन है वो इंसर्ट कर रहे हैं। नाउ इस तरीके से हम लोग ये कितने सारे एग्स के साथ करेंगे, उतने सारे एग्स के साथ करेंगे जितने सारे एग हमने यहाँ पे कलेक्ट किए थे ओविडक्ट से। तो यहाँ से जितने सारे एग कलेक्ट किए थे उतने सारे एग्स के अंदर हम लोग अभी जो ट्रांसजीन है वो डाल देंगे। तो अभी हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग कितने सारे हैं, ऑलमोस्ट 25 टू 30 और 25 टू 40 एग्स है जिसके अंदर हमने जो ट्रांसजीन है वो डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगे, ये अब यहाँ पे एक दूसरा टेक्निक स्टार्ट होगा जिसमें वी विल टेक अनदर मेल एंड अनदर फीमेल, ये दूसरा पेयर है, ठीक है? तो यहाँ पे एक फीमेल माउस है और एक मेल माउस है। तो अभी ये जो फीमेल माउस है, उस फीमेल माउस के बॉडी के अंदर हम लोग ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डालना चाहते हैं सो दैट दिस फीमेल कैन गिव बर्थ टू द बेबीज। लेकिन ये जो फीमेल माउस है वो एक नॉर्मल माउस है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो अगर एक फीमेल माउस प्रेग्नेंट नहीं है तो उसका यूट्रस रेडी नहीं होगा टू सपोर्ट दिस फर्टिलाइज्ड एग। तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि ये जो माउस है दैट इज फुल्ली केपेबल इनफ टू कैरी दिस बेबीज। तो उसको केपेबल बनाने के लिए इनका मेटिंग किया जाता है विद अनदर मेल। लेकिन ये जो मेल है अब हम नहीं चाहते कि, क्योंकि ये एग्स ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड है, तो हम नहीं चाहते कि उसके जो अपने एग्स है वो फर्टिलाइज हो जाए। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो मेटिंग होगा उसमें हम यूज करेंगे ए वैसेक्टोमाइज्ड मेल। वैसेक्टोमाइज्ड मेल मतलब इनके बॉडी के अंदर एक सर्जरी किया जाता है जिसका नाम है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वास्ट डिफरेंस है जिसमें से स्पर्म पास होता है, उस ट्यूब को या फिर वास्ट डिफरेंस को फोल्ड करके बांध दिया जाता है ताकि वहां से कोई भी स्पर्म ना आए। सो बेसिकली एक ऐसा मेल ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस तो कर सकता है लेकिन स्पर्म रिलीज नहीं कर सकता, इजैकुलेट नहीं कर सकते वो स्पर्म। सो ऐसे मेल के साथ ये जो एक नॉर्मल फीमेल माउस है इसका मेटिंग किया जाएगा। तो मेटिंग करने के बाद अब ये जो फीमेल माउस है वो बन जाएगी स्यूडो प्रेग्नेंट, ठीक है? अब क्योंकि वो स्यूडो प्रेग्नेंट हो गई, लाइक शी विल थिंक कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट एक्चुअली उसके अपने एग फर्टिलाइज नहीं हुए हैं। बाय द टाइम ये जो एग्स है जो हमने पहले से ही फर्टिलाइज करके रखे हैं, उन एग्स को हम लोग अभी इस फीमेल के बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देंगे। सो ये हो गया इम्प्लांटेशन। सो वी विल इम्प्लांट दिस फर्टिलाइज्ड एग इनटू द बॉडी ऑफ अ स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अगर हम लोग फीमेल को स्यूडो प्रेग्नेंट नहीं बनाएंगे तो वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होगा।
और क्योंकि उसका यूट्रस डेवलप नहीं होगा तो शी विल नॉट गिव बर्थ। सो अभी स्यूडो प्रेग्नेंट माउस के बॉडी के अंदर इम्प्लांटेशन होने के बाद दिस माउस विल नाउ गिव बर्थ टू हर बेबीज। नाउ ये जो बेबीज होंगे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सब बेबीज ट्रांसजेनिक हो, क्योंकि हो सकता है किसी बेबीज के अंदर जो ट्रांसजीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। सो आफ्टर 3 वीक्स के टाइम के बाद शी विल गिव बर्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो वहां पे बहुत सारे पब्स आ जाएंगे एंड दिस विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स। सो 3 वीक्स जाने के बाद यहाँ पे जो बच्चे पैदा होंगे, इन बच्चों का हमें अभी जेनेटिक टेस्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम जेनेटिक टेस्ट में क्या करेंगे, जेनेटिक टेस्ट में जो किया जाता है वो ये है कि एक-एक करके हम एक-एक माउस के बच्चों को लेंगे और यहाँ से जो इनका टेल का पोर्शन है वो एक छोटा-सा टेल का पोर्शन हम काट के बाहर निकालेंगे, ठीक है। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टेल इज कट। तो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ टेल को हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद इसका हम क्या करेंगे, डीएनए टेस्ट करेंगे। अब डीएनए टेस्ट करने के लिए हम 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो हम लोग करेंगे पीसीआर पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, या फिर हम लोग करेंगे सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। सो हम लोग दोनों में से कोई भी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद हमें यहाँ से पता चलेगा कि उस ऑर्गेनिज़्म के बॉडी के अंदर ट्रांसजीन प्रेज़ेंट है या नहीं है। अगर ट्रांसजीन प्रेज़ेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज़्म ट्रांसजेनिक है, जिसको मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। अगर ट्रांसजेनिक नहीं है, अगर हमें डीएनए टेस्ट यहाँ पे नेगेटिव मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज़म्स है, ये हो गए मेरे नॉन ट्रांसजेनिक। अब इवन इफ ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो ट्रांसजेनिक हो या नहीं हो, है ना, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल पीसेस ऑफ टेल इज कट आउट फॉर द डीएनए टेस्ट। तो अब एक ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक है या नहीं है, उसको पता करने के लिए अब या तो हम सदर्न ब्लॉट करेंगे या फिर हम पीसीआर करेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए। अब इतना करने के बाद हमें ये तो पता चल जाएगा कि उसके पास ट्रांसजीन प्रेज़ेंट है या नहीं है। लेकिन हमें अब ये कैसे पता चले कि वो चीज़ उसके जर्म लाइन में प्रेज़ेंट है या नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर किसी माउस के अंदर ट्रांसजीन रह भी गया, लेकिन अगर वो माउस मर गया आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट गिविंग बर्थ टू बेबी जिसके पास ट्रांसजीन है, तो इतना करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी मर जाएँगे। उनका लाइफ स्पैन उतना लंबा नहीं होता है, तो हम बहुत ज़्यादा दिनों तक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल्स या तो बनाया जाता है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, या फिर बनाया जाता है किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, या फिर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो हमें बहुत ज़्यादा लॉन्जेविटी उसमें से नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे बनाएँ कि जिनके बच्चों में भी ये जो ट्रांसजेनिक जीन है वो ट्रांसफर होता रहे। तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें ये जानना है कि नेक्स्ट जनरेशन के पास भी ये ट्रांसजीन गया है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी बच्चे हैं इनके बीच में आपस हम लोग अ, सेल्फ क्रॉसिंग सेल्फ क्रॉसिंग अमॉन्ग, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो किया जाता है वो है कि यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स ही किया जाएगा। तो ये जो बच्चे हैं उनके आपस में ही वहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग होता रहेगा। तो सेल्फ क्रॉसिंग होते-होते अ, ये पता चल जाएगा कि वो प्योर लाइन है या नहीं। तो जब हमें फाइनली एक प्योर लाइन या फिर होमोज़ाइगस या फिर प्योर ब्रीड मिल जाएँगे, तो इन ऑर्गेनिज़म्स को फिर हम आगे बहुत सालों तक यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि इनके जो बच्चे होंगे वो भी ट्रांसजेनिक ही होंगे। तो जब तक ये इनके जर्म लाइन में प्रेज़ेंट है तब तक वी कैन यूज़ इट कंटीन्यूअसली। सो ये है पूरा मेथड ऑफ यूजिंग अ डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। तो इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज में तो ये है कि ये जो माइक्रो इंजेक्शन का टेक्निक यूज़ किया जाता है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक वेक्टर या फिर किसी दूसरे वेक्टर का कंटामिनेशन होने के रिस्क नहीं होते। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में ये आता है कि ये जो प्रोसेस है, वो बहुत सारे एग्स में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो इनक्यूलेटेड जो एग्स होंगे, मतलब जिन जिन एग्स को हम लोग फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से सबके सब बच्चे वहाँ पे हो, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेवलप नहीं हो पाते। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो बहुत सारे एग्स को यूज़ करना पड़ता है। कई बार जो माइक्रो इंजेक्शन करने के बाद जो डीएनए अंदर जाता है एग के अंदर,
एक के अंदर जाने के बाद वो बहुत जीनोम में बहुत सारी जगह पे जाके लाइक कॉपीज, उसके मल्टीपल कॉपीज बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से या तो वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो जाएंगे या तो वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। कभी कभी इतना ज्यादा एक्सप्रेस या फिर इतना कम एक्सप्रेस होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उनका नॉर्मल लाइफ में हैम्पर हो जाता है, यूजुअली दे डू नॉट सर्वाइव। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ऑफ यूजिंग दिस डीएनए माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। नाउ द थर्ड टेक्निक which is the engineered embryonic stem cell technique. Now engineered embryonic stem cell technique में क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कलेक्ट किया जाता है। अब हमको पता ही है कि एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो हमारे बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट सेल टाइप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे काइंड ऑफ सेल्स को प्लूरिपोटेंट सेल्स कहा जाता है। नो हम जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर इनर सेल मास जो प्रेजेंट होता है ब्लास्टूला के अंदर, उनमें ये प्रॉपर्टी होता है और वो प्यूरिपोटेंट सेल्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इस टेक्निक में, ब्लास्टोसिस्ट में से मतलब ब्लास्टूला स्टेज में से हम लोग कुछ आईसीएम मतलब इनर सेल मास में से कुछ सेल्स निकाल लेते हैं, जिनको हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं और जो कि प्यूरिपोटेंट होते हैं। फिर हम लोग उसमें थोड़ा इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग करने का मतलब ये होता है कि हम वहाँ पे ट्रांसजीन को डालते हैं। तो ट्रांसजीन डालने के बाद क्या होता है, फिर हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर उनका ग्रोथ होता है और फिर वहां से हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स मिल जाते हैं। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक डोनर फीमेल माउस को ले लेंगे। लेने के बाद नाउ ये जो डोनर फीमेल माउस है ये फर्टिलाइजेशन होगा इसका नॉर्मली, एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ से मतलब दिस वन विल मेट विद नॉर्मल मेल, और एक नॉर्मल मेल के साथ मेट होने के बाद उसके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो प्रोडक्शन होगा। एम्ब्रियो प्रोडक्शन होने के बाद फिर वो एम्ब्रियो डेवलप करेगा एंड फाइनली ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो वहां से हम ब्लास्टोसिस्ट लेंगे। ब्लास्टोसिस्ट लेने के बाद इसके अंदर कुछ सेल्स है जो कि इस वाले पोर्शन में है। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है इन सेल्स को आईसीएम बोला जाता है, मतलब इनर सेल मास। तो इनर सेल मास में से हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेल्स यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ये जो हम लोग इनर सेल मास में से कुछ सेल कलेक्ट कर रहे हैं, ये जो सेल्स है इन सेल का फिर हम करेंगे कल्चर, ठीक है, ताकि इनका नंबर हम थोड़ा इंक्रीज कर सके। इंक्रीज करने के बाद अब इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और इनका प्रॉपर्टी ये होता है कि ये जो सारे सेल्स है ये सब प्लूरिपोटेंट होते हैं। सो दीज सेल्स आर ऑल प्लूरिपोटेंट, मतलब ये बॉडी के बहुत सारे सेल्स को अराइज कर सकता है, फिर फुल बॉडी को भी अराइज कर सकते हैं, इनमें वो प्रॉपर्टी होता है अगर वो टोटीपोटेंट हो तो ये अभी प्लूरिपोटेंट है। तो इनमें प्रॉपर्टी है कि वो बॉडी के बहुत सारे सेल्स को गिव राइज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये हो गया मेरा ट्रांसजीन। अब इस ट्रांसजीन को हम लोग चाहते हैं कि इसको इंसर्ट कर दे हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के अंदर। सो व्हाट विल डू इज विल टेक दिस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और उसके अंदर वी विल पुट दिस ट्रांसजीन, ठीक है। तो ट्रांसजीन डालने के बाद ये जो प्रोसेस हो गया अब हम इसको बोलेंगे ट्रांसफेक्शन। नाउ आफ्टर ट्रांसफेक्शन यहाँ पे अब जितने सारे मेरे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है उनमें से हर एक सेल के अंदर ट्रांसजीन नहीं भी जा सकता है। सो अभी हमको वो वाले सेल सिलेक्ट करने हैं जिनके अंदर ट्रांसजीन प्रेजेंट है। तो ये जो सेल कल्चर चल रहा है, यहाँ पे जो सेल कल्चर हो रहा है, तो सेल कल्चर में से हम लोग उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके सिर्फ उन्हीं सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे जिन सेल्स के अंदर ट्रांसजीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे सेल्स को सिलेक्ट किया है जिसमें ट्रांसजीन आर इंटीग्रेटेड एट प्रॉपर साइट। तो जिन सेल्स के अंदर प्रॉपर साइट में ट्रांसजीन अंदर गया है सिर्फ उन्हीं सेल्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो करने के बाद ये जो सिलेक्शन मेथड है इसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन मेथड बोलते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद अब इन सेल्स को हम लोग फिर वापस डाल देंगे एक दूसरे फीमेल से लिया हुआ ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जब हम इसको दोबारा इंजेक्ट करेंगे, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी इंसर्ट किया हुआ है किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हम लोग
इंजीनियर्ड एम्ब्रॉयनिक सेल्स को इंसर्ट करते हैं। सो ये वाला जो पिक्चर है यहाँ पे ये हो गया मेरा इंजीनियर्ड एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल जो कि माइक्रो इंजेक्शन करके हम लोग डाल रहे हैं एक ब्लास्टूला के अंदर। सो ये है ब्लास्टूला। सो ब्लास्टूला के अंदर ये डाला जा रहा है। सो रिसिपिएंट ब्लास्टूला के अंदर हम लोग इंजेक्ट करके डाल देंगे इंजीनियर्ड एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। नाउ डालने के बाद अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको हम लोग डालेंगे अब एक फीमेल माउस के अंदर। एंड अगेन ये जो फीमेल माउस है ये हमारी स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल माउस होनी चाहिए। स्यूडो प्रेग्नेंट। सो अगेन स्यूडो प्रेग्नेंट बनाने का टेक्निक वही है। अगेन वी विल मेट इट विद अ वैसेक्टोमाइज्ड मेल एंड विल गेट अ स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल और उसके अंदर हम लोग डाल देंगे ये रिसिपिएंट ब्लास्टोसिस्ट जिसके अंदर मेरा इंजीनियर्ड एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल प्रेजेंट है। तो यहाँ से अगेन देयर विल बी सम बेबीज जो कि ट्रांसजेनिक होंगे, देयर विल बी सम जो ट्रांसजेनिक नहीं होंगे। अब जो ट्रांसजेनिक नहीं है उनको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो ट्रांसजेनिक है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अगेन ये भी वही वाला मेथड है। टेल का एक छोटा सा पोर्शन काट के हम लोग वहां से देखेंगे कि ट्रांसजेन प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस करेंगे और देखेंगे कि फाइनली वो जर्म लाइन में प्रेजेंट है या नहीं। एंड देन फाइनली वी विल बी एबल टू गेट आवर ट्रांसजेनिक फाउंडर या फिर हम लोग इसको ट्रांसजेनिक लाइन भी बोल सकते हैं। सो अगेन ये जो मेथड है इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। जो एडवांटेज है वो तो ये है कि इनका जो रैंडमनेस है मतलब वो कहीं भी जाकर के इंसर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि हम कौन से वाले इंजीनियर्ड एम्ब्रॉयनिक सेल यूज करने वाले हैं। तो इनका जो इंसर्शन होता है मतलब जो ट्रांसजीन का इंसर्शन होता है वो कहीं पे भी रैंडम नहीं होता, प्रॉपर साइट पे होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि सारे के सारे पब्स ट्रांसजेनिक नहीं भी हो सकते हैं। वो ट्रांसजीन एक्सप्रेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ये सब कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे रहता है इन केस ऑफ द इंजीनियर्ड एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल मेथड। सो फाइनली हम लोग जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे जो कि है ट्रांसजेनिक मॉडल। सो इतना कुछ मेथड करने के बाद हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो होते हैं ट्रांसजेनिक मॉडल। अब मॉडल का मतलब क्या है? ट्रांसजेनिक मॉडल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर या तो हम लोग किसी ट्रांसजीन को डालते हैं या फिर हम किसी एक जीन को एक्सप्रेशन होने नहीं देते हैं, जिसके वजह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म सब बना सकते हैं जो किसी डिजीज के मॉडल हो या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को वो शो करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में कोई जीन या तो बहुत ज्यादा काम करेगा या नहीं करेगा। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उस जीन का काम क्या है। तो जैसे कि अगर हम एक माउस बनाएंगे इसके अंदर हम अब एक डिजीज को क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग दैट पर्टिकुलर ट्रांसजीन। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि वो जीन एग्जैक्टली कैसे काम करता है। और हम लोग उसी एनिमल के ऊपर ट्रीटमेंट टेक्निक्स यूज करके ये भी देख सकते हैं कि जो मेडिसिन बनाया गया है या फिर बनाया जा रहा है वो मतलब कितना इफेक्टिव है। इसके अलावा हम कैंसर का स्टडी भी कर सकते हैं या फिर हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गेन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग ट्रांसजेनिक लाइफ स्टॉक भी बना सकते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंटल फिशेस भी बना सकते हैं। फिर यहाँ से फूड प्रोडक्ट के लिए भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट के लिए हो गया, जैसे डेयरी प्रोडक्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ट्रांसजेनिक मॉडल्स। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेरीज or any question related to this, you can comment and I'll reply to you. Thank you.